नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और मैंने यहाँ पर घटनासार की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके टोटल 7 पार्ट आ चुके हैं। और ये सीरीज़ मैंने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट की थी जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी इस बुक को पढ़ने में आसानी हो। अभी मेरा प्लान ये है कि मैं जो 7 पार्ट आ चुके हैं उसको हॉल्ट पे रखता हूँ, रोकता हूँ और उत्तर प्रदेश के जो भी करंट अफेयर घटनासार में दिए गए हैं पहले उनको कवर करूँगा। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम होता है उसमें यूपी का अच्छा खासा वेटेज रहता है, यूपी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यूपी के करंट अफेयर को कवर करते हैं और जब यूपी के करंट अफेयर इस बुक से कवर हो जाएंगे फिर घटनासार की सीरीज़ के 8वें पार्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, तो जिसके पास ये बुक है पेज नंबर 88 से ये स्टार्ट होगा। कहाँ से? पेज नंबर 88 से। ठीक है, और जो मैं बताता जा रहा हूँ आप मार्क करते जाइए और उसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज और कर लेना, तो मोस्ट प्रोबेबल आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पेज नंबर कौन सा है? 88। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला करंट अफेयर क्या है? यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी। तो सार्वजनिक परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम को लेके ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। क्या ऑर्डिनेंस? किसने? यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया है। उस ऑर्डिनेंस में क्या कहा गया है कि अगर पेपर लीक के मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। आजीवन कारावास का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिंदगी भर के लिए उसको सजा दी जाएगी। और मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दिया जाएगा फाइनेंशियली? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके एक एक्ट भी आना है। उस एक्ट का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इस अध्यादेश को वैसे हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने मंजूरी दे दी थी 25 जून को। ठीक है, अब अध्यादेश क्यों लाया गया? क्योंकि विधानसभा का किसी कारणवश, वहाँ की जो स्टेट की विधानसभा होती है, किसी कारणवश उसकी मीटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। अगर अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस लेके आती है वो आर्टिकल 123 के तहत लेके आती है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, ये आपको याद रखना है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, गवर्नर जिसको जारी करता है ऑर्डिनेंस को, वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड कितने समय का होता है, मतलब ऑर्डिनेंस कितने समय तक रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ऑर्डिनेंस के तहत किन किन एग्जाम को इंक्लूड किया जाएगा? तो लोक सेवा के जो एग्जाम होते हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के, और उत्तर प्रदेश की जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसके एग्जाम, यूपी बोर्ड के और कॉलेज के, या कोई डिग्री डिप्लोमा का एग्जाम है, या कोई सर्टिफिकेट को लेके एग्जाम है, तो इन सब की परीक्षाओं में अगर कोई धांधली करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मैक्सिमम कितने साल की सजा? 2 साल की और आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा था 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। आगे चलते हैं। अब ये जो फाइन लगेगा अब जो परीक्षा कराई जाएगी उसमें खर्च होगा, तो उसमें खर्च होने वाला पैसा किससे वसूला जाएगा? जो गिरोह पकड़ा जाएगा, जो पेपर लीक कराता है, उस गिरोह से उस पैसे को वसूला जाएगा। और जो गिरोह के सदस्य होंगे उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। कुर्की मतलब उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसकी नीलामी की जाएगी। आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होती हैं उनको ग्रिड से जोड़ने के मामले में कौन शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तो अगर मैं बात करता हूं सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है, तो सेकंड नंबर पे है, तीसरे पे तमिलनाडु है और सेकंड पे गुजरात है। तो हमने क्या किया? उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे याद करोगे। इंडिया का मैप बना लिया, सपोज करो ये इंडिया है। ठीक है, वैसे नहीं है, इंडिया का आकार गोल नहीं है, याद रखना है, मैंने आपको समझा। तो यूपी यहाँ है, गुजरात यहाँ है और तमिलनाडु नीचे है। तो आपने अगर ये पिक्चर मेमोरी अपने दिमाग में बना ली तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अच्छा, यूपी ऊपर बनाया था मैंने, गुजरात सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। आरती को अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो सबसे पहले हमें नाम क्या याद रखना है कि आरती के बारे में बात हो रही है और कौन सा अवार्ड मिला है? अमन क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड। तो आरती को अवार्ड मिला है अमन क्लूनी। तो आरती का नाम अ से शुरू होता है, अमल अ से शुरू होता है, तो अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। आरती कौन है? 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक हैं और
इन कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली हैं। इनको क्या अवार्ड मिला है? अमन क्लूनी। क्यों मिला है? क्योंकि ये ई रिक्शा के मामले में इन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, अब ये अवार्ड का समारोह कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में मिला था। अब यहाँ पे आपको तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया लंदन से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है आपको याद कर लेना है। अब यहाँ तो यूपी का ही करंट अफेयर है और आरती जी यूपी की ही है। ठीक है, तो अवार्ड का नाम याद रखना है वो और आरती जी का नाम याद रखना है। अब ये आयोजन क्या हुआ था? इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस में। बकिंगम पैलेस कहाँ पर है? लंदन में। ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ में रहता है बकिंगम पैलेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आरती जी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरों की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा की चालक हैं। इसका मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत इनको ई रिक्शा प्रोवाइड किया गया और इसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला? अमन क्लूनी अवार्ड मिला। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? बहराइच जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, अब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में क्या किया जाता है? फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, मतलब लोन दिया जाता है बैंकों के थ्रू। बस इतना याद रखना है आपको। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए, पूर्वांचल सहकारी बैंक कहाँ की है? गाजीपुर की है। कहाँ की है? गाजीपुर की है। ठीक है, अब इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। क्यों रद्द किया है? क्योंकि जितनी इसके पास पूंजी होनी चाहिए थी, कैपिटल होनी चाहिए थी, इसके पास उतनी कैपिटल नहीं थी, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और क्या कहा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए मतलब अगर किसी ने बैंक में रुपया जमा किया, जब वो निकालने जाए उसे पैसा ही ना मिले तो लोगों का तो नुकसान हो गया। तो आरबीआई इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसने कौन सी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? पूर्वांचल सहकारी बैंक का। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बैंकों के काम क्या होते हैं। बैंक क्या करते हैं? बैंक में हम रुपए जमा करते हैं और रुपए हम निकाल भी सकते हैं वहाँ से। ठीक है ना। अब कोई बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, आपका जमा हुआ पैसा तो खराब हो गया ना, अब बैंक तो वापस नहीं करेगी। तो एक प्रोविज़न है, DICGC एक संस्था है, वो ये कहती है कि आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। मान लो आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए जमा किया है और वो बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है, तो बैंक आरबीआई कहती है कि हम आपको 5 लाख रुपए तक तो दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और अगर किसी के 2 लाख रुपए जमा है और बैंक बंद हो गई तो उसको 2 लाख मिलेंगे, मतलब 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, और कौन सी संस्था ये गारंटी लेती है? DICGC। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर बना है। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, मतलब यहाँ रोमा मतलब एरोमा, खुशबू की बात हो रही है। तो सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ पे बना है? बाराबंकी के भगोली गांव में। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आपने क्या किया, कहाँ पे बना है? सस्टेनेबल एरोमा सेंटर बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। अब ये बनाया किसने है? CSIR की एक लेबोरेटरी है, CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और ये इंस्टीट्यूट कब बना था? 1959 में। अब देखो, आपको ईयर भी याद रखना होगा और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट से रिलेटेड UPPCS में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक पता लग गया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पे है? लखनऊ में है, 1959 में बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म मैं बोलूँगा। CIMAP ने ऐसी सुगंधित फूलों की खेती करने की बात की है जिससे कि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने, मतलब ज़मीन को नुकसान ना हो, सॉइल को नुकसान ना हो, और ऐसे मतलब फल फूल उगें जिनसे खुशबू आती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, CIMAP ने क्या किया है कि पुदीना की एक किस्म डेवलप की है जिसमें बीमार मतलब कीट नहीं लगेंगे, मतलब इंसेक्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, जैव प्रतिरोधी है। तो इसका नाम क्या है? CIM उन्नति। CIM उन्नति आपको याद रखना है। और पुदीना की किस्म है, किसने डेवलप की है? CIMAP ने। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और 1959 में ये संस्था बनी थी और CSIR की ये लेबोरेटरी है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के टोटल GI टैग कितने हो गए हैं? 75। GI टैग की फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। याद रखना, GI टैग की फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। सेकेंड नंबर पर किस में है? तमिलनाडु में। तो यूपी फर्स्ट है GI टैग के मामले में, तमिलनाडु सेकेंड है। अभी रिसेंटली तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है तिरंगा बर्फी कहाँ से बिलोंग करती है? तो तिरंगा बर्फी वाराणसी से बिलोंग करती है। ठीक है, याद रखना।
आगे याद रखिए अगला पॉइंट, जो जीआई टैग दिया जाता है कितने साल के लिए दिया जाता है, तो 10 साल के लिए दिया जाता है। और जीआई एक्ट कौन से ईयर का है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये ईयर भी याद रखना है, 1999 का है, 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, भारत देश में इसको रेगुलेट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक विभाग है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसको रेगुलेट करता है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ जोग्राफिकल इंडिकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो चेन्नई में है, याद रखना चेन्नई में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो कि यूपीएससी में आ चुका है कि जो जीआई एक्ट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये कौन सी वर्ल्ड बॉडी है जिसके प्रोविजन को कंप्लाइंस करता है, मतलब जिसके प्रोविजन को मानता है, तो वो है WTO। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूपीएससी में एक बार सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि जीआई एक्ट 1999 किसके प्रोविजन को मानता है, तो WTO के प्रोविजन को मानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को प्राप्त 6 जीआई टैग, तो इनके नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, याद करते हैं अभी की अभी, कोई इसमें डाउट मतलब इग्नोर नहीं करना, अभी के भी याद करेंगे। ठीक है, तिरंगा बर्फी सबको याद हो गई है, बनारस, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस, और मोदी जी तिरंगा की एक ड्रेस पहने हुए हैं। अगला मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी वाराणसी की है, तो ऐसे याद कर लीजिए, मैं जो तिरंगा बर्फी है मेटल की बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। थारू कढ़ाई, तो देखिए थारू कढ़ाई कहाँ की है, लखीमपुर खीरी की। अब इसको कैसे याद करेंगे, थाल में क्या है, खीर है, थाल में क्या है, खीर है। ठीक है, तो थारू कढ़ाई कहाँ की है, लखीमपुर खीरी की। बेंत और बांस शिल्प की बात, ये बरेली की, तो ब से ब। और बरेली की एक और चीज़ फेमस है, आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, चलो मैं ही बता देता हूँ, दिया सलाई, मतलब जो माचिस होती है ना, वो बरेली की फेमस है। ठीक है, जरदोजी शिल्प कहाँ की, बरेली की। बेंत और बांस शिल्प बरेली की। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल कहाँ की है, पिलखुआ हापुड़ की, पिलखुआ हापुड़ की। अब देखिए यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट आई और एक ट्राइब का नाम आया, थारू ट्राइब। तो सबसे पहले थारू ट्राइब के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है नंबर्स में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थारू ट्राइब। ठीक है, याद कर लो या नोट डाउन कर लो। अगर नंबर्स में बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, थारू। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में यूपी के कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो गोंड। क्या, गोंड। अगर मैं नंबर वाइज बात करता हूँ थारू, और अगर पूछता हूँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब पाई जाती है यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, तो गोंड। ठीक है, अब बात करते हैं हापुड़। हापुड़ का जीआई टैग क्या था, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हापुड़। क्या, हापुड़। ठीक है, और यही मैं आपसे पूछता हूँ कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो संत बदोही नगर, इसको हम और क्या बोलते हैं, संत रविदास नगर, इसको हम बधोई के नाम से भी जानते हैं, बधोई के नाम से। तो अगर पूछा जाए, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर पूछा जाए कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो संत रविदास नगर, जिसको बधोई के नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि नॉर्मली सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नॉर्मली मतलब 2011 के बाद कई सारे डिस्ट्रिक्ट यूपी में भी तो बने थे ना, तो उसकी वजह से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया था, हापुड़। याद रखना, ये सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया है, शायद 1-2 साल पहले पूछा गया है। ठीक है, और सी ट्राइब का है थारू ट्राइब, नंबर्स में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में गोंड ट्राइब पाई जाती है। क्लियर यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब देखिए, इस पे लेके मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑडियो भी डाला है, अगर आपको यहाँ क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार और क्लियर करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सुन सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा यूपी पीसीएस फैक्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी है, तो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी है, नईमा खातून। नाम से ही आप याद कर लोगे, नई खातून। ठीक है, तो इस तरीके नाम नहीं बिगाड़ना है, बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि नई खातून। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनको ये मंजूरी किसने दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी दी गई। और इनका कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का है, या ये 70 वर्ष तक, जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वर्ष 1870 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ किसने स्थापित किया, सर सैयद अहमद खां ने। ठीक है, कब, 1877 में। इसी को अब एएमयू के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पे, अलीगढ़ में ये।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सर सैयद अहमद खान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम क्या था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में बनाई थी? तो उसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। कई लोगों को याद नहीं होता, आपको याद करना है अभी। और कब बनाई थी? 1888 में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक हुई। किसकी? वाराणसी में 7th ISARC समन्वय की बैठक। यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में लोकेटेड है, फिलीपींस के मनीला में लोकेटेड है, वहाँ पे क्या हुआ, IRRI का एक साउथ एशियन रीजनल सेंटर है, जिसकी 7वीं मीटिंग कहाँ पे हुई? वाराणसी में। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो साउथ एशिया का रीजनल सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मीटिंग वाराणसी में हुई। इसमें इसको हेड किसने किया? अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा इसको हेड किया गया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अब एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चावल की, जब हम राइस रिसर्च की बात कर रहे हैं तो चावल की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं। जब राइस की खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं? खेत को फ्लड कर देते हैं, मतलब पानी से भर देते हैं। इसकी वजह से क्या एमिट होता है? मैथेन एमिट होता है। और मैथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। मैथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसका हमने ऑल्टरनेटिव निकाला और एक मेथड डेवलप किया, बुआई वाले चावल, सीधी बुआई मतलब डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस। दूसरा ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई मैकेनिज्म डेवलप की, जिसकी वजह से मेथेन का एमिशन कम हो। तो हमें क्या याद रखना है कि जब चावल की खेती करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से तो मेथेन का एमिशन होता है, तो उसको कम करने के लिए हमने डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस मेथड को एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने बर्फ टैक्स लगाया। कौन सा टैक्स? बर्फ टैक्स। बर्फ टैक्स क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, जानवर रौंद करते हैं, आपने देखा होगा, चबाते रहते हैं कुछ कुछ, इसे जुगाली भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैथेन गैस एमिट होती है, तो उसको लेके वहाँ न्यूजीलैंड की सरकार ने क्या किया? बर्फ टैक्स लगा दिया। तो वहाँ के किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। बहुत प्रोटेस्ट करने की वजह से न्यूजीलैंड को ये वापस लेना पड़ा। ठीक है, आंसर मैंने ही बता दिया, मैं ये पूछने वाला था बर्फ टैक्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे कि DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया। तो देखिए, DRDO की एक संस्था है DMSRDE, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। इसने क्या बनाया है? सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बुलेट प्रूफ जैकेट किस मटेरियल का बनता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगर नॉर्मली बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाना हो तो केवलर पॉलीमर का बनता है, केवलर पॉलीमर का। इस क्वेश्चन को UPPCS कई बार रिपीट कर चुका है, तो आप याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसका बनता है तो केवलर पॉलीमर का। और ये बनाया किसने है? DRDO की संस्था कानपुर में है, उसने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक बेसिकली लेबोरेटरी है DMSRDE, और ये कहाँ पे? कानपुर में है, ये आपको याद रखना है। आगे अभी हमने ऊपर एक और पढ़ा था, CSRI की एक लेबोरेटरी है, वो कहाँ पे है? लखनऊ में, जो एरोमेटिक प्लांट से हमने पढ़ा था, और पुदीना की किस्म वाला पढ़ा था, याद करो। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। तो IIIT कहाँ पे है? प्रयागराज में। उसने हाईटेक डेटा चिप बनाई है। अब इससे क्या होगा? जो डेटा प्राइवेसी है, हम डेटा को प्राइवेट करके रख सकते हैं, डेटा को अपने सिक्योर कर सकते हैं इस चिप के थ्रू। ठीक है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इस चिप का उसमें यूज किया जा सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि एक डेटा चिप बनाई है हाईटेक, किसने? IIIT प्रयागराज ने। ठीक है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अगला करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर, पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। स्वदेशी क्या बात होती है? इंडिजीनियस बात होती है। ठीक है, और क्रैश फायर टेंडर क्या है? बेसिकली क्रैश फायर एक इंजन होता है जिसके थ्रू आग वगैरह बुझाई जाती है। जो फायर फाइटर के लिए इंजन यूज किया जाता है, जिससे कि एकदम से पानी बहुत स्पीड से निकलता है जेट की तरह, वो एक इंजन होता है। तो अभी तक हम इसको इम्पोर्ट करते थे, अब हमने इसको क्या किया? खुद ही बना रहे हैं। और कहाँ पे बना रहे हैं? नोएडा की एक फर्म है, भारतीय MSME फर्म, वो ये बना रही है। बस इतना याद रखना है कि पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर कौन बना रही है? नोएडा की फर्म भारतीय MSME। इससे क्या होगा? इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा होगा, मतलब हम अपने देश में ही डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन करेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। तो मतलब प्रोजेक्ट प्रवीण किसके लिए है?
स्किल प्रोवाइड करने के लिए, कौशल मतलब स्किल प्रोवाइड करने के लिए। और कितने हज़ार लोगों को, 61,000 स्टूडेंट को स्किल प्रोवाइड की जाएगी और उनको बाजार हेतु तैयार किया जाएगा, मतलब मार्केट रेडी किया जाएगा। और जो भी स्किल प्रोवाइड की जाएगी वो मुफ्त फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें कौन सी क्लास तक के बच्चे होंगे? माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 तक के बच्चे, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होंगे। ठीक है। अब इनमें किस किस की ट्रेनिंग दी जाएगी? आईटी क्षेत्र की ट्रेनिंग दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ब्यूटी की, हेल्थ की। ठीक है, इन सब से रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब स्किल दी जाएगी, जिससे वो मार्केट रेडी हो जाएं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे इसमें कहा गया है कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों को शामिल किया जाएगा, उनके स्कूलों में जो बच्चे हों उनको स्किल दी जाएगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय, उनके वहाँ के बच्चों के स्कूल, मतलब बच्चों को स्किल दी जाएगी। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है? 57 जिलों में बनाने की। टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं और 18 मंडल में ऑलरेडी साइबर स्टेशन बन चुके हैं। बाकी बात की जा रही है कि 57 जिलों में और बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, टोटल 75 हैं और 18 मंडल हैं। ठीक है। अगला करंट अफेयर, चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। तो देखिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनने हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है वो 6 डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ। आगरा है, झांसी है, चित्रकूट है, अलीगढ़ है और लखनऊ है और कानपुर है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। अब इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से चित्रकूट में भी अब डिफेंस की फैसिलिटी डेवलप की जा रही हैं। ये आपको याद रखना है कि चित्रकूट के जनपद में भी स्टार्ट हो गया है अब डिफेंस का प्रोडक्शन। क्लियर? वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, टैंक की, ड्रोन की, हेलीकॉप्टर की। तो ये 6 नोड जो हैं, जो मैंने आपको बताए, अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर है, चित्रकूट है, झांसी है और लखनऊ है, ये 6 नोड कनेक्ट करते हुए डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यूपी दर्शन पार्क कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में है। यूपी दर्शन पार्क कहाँ है? लखनऊ में। अब इसी की तर्ज पे, इसी की लाइंस पे वेस्ट टू वंडर पार्क डेवलप हो रहा है। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ पे? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है। तो वेस्ट वाला कहाँ है? प्रयागराज में। और दर्शन पार्क कहाँ है? लखनऊ में। तो दर्शन वाला कैसे याद रखोगे? दिल्ली, डी से दर्शन, एल से लखनऊ, तो दिल्ली वाला याद हो गया। दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, वेस्ट टू वंडर कहाँ है कि प्रयागराज में है। और ये महाकुंभ जो 2025 में होना है उससे पहले डेवलप कर दिया जाएगा। 2019 में अर्धकुंभ हुआ था। ठीक है। अब 12 साल हो गए इससे पहले, तो टोटल 12 साल बाद महाकुंभ होता है। महाकुंभ कब है? 2025 में, और 2019 में अर्धकुंभ हुआ था। ठीक है। अगला करंट अफेयर, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण मतलब हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसके बेस पर रेलवे इंजन हम बना रहे हैं। मतलब रेलवे इंजन हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। और कौन बना रहा है? आईआईटी कानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पहला ऐसा ही रेलवे इंजन बन रहा है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। किससे? हाइड्रोजन फ्यूल से। कौन बना रहा है? आईआईटी कानपुर, भूलना नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। तो कहाँ बन रहा है? कछुआ मतलब टर्टल कंजर्वेशन सेंटर। कहाँ बन रहा है? ये गोंडा जिले में। तो टर्टल कंजर्वेशन सेंटर गोंडा जिले में। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है, गोंडा क्या नेपाल की बाउंड्री से टच होता है? अगर होता है तो यस लिखिए, नहीं होता है तो नो लिखना। ठीक है। अब ये कहाँ बन रहा है? मतलब गोंडा के पास घाघरा नदी निकलती है, उसकी एक सहायक नदी है सरयू नदी, वहाँ पे बन रहा है टर्टल कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इससे क्या होगा? नदी हमारी साफ रहेगी। ठीक है। पॉल्यूशन नहीं होगा, उस नदी के पानी की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि जो टर्टल होता है वो इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब इससे हमें ये पता लग जाता है कि अच्छा पानी की क्वालिटी कितनी है। अगर टर्टल होंगे तो पानी वहाँ का रिलेटिवली उस नदी का साफ होगा। आगे चलते हैं। कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार करंट अफेयर है ये, इसको याद कर लेना कि कानपुर में क्या हो रहा है? आर्म एंड एम्यूनिशन मिसाइल की पहली फैक्ट्री लग रही है। पहली फैक्ट्री मतलब साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लग रही है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पे लग रही है? आपके कानपुर में। कौन लगा रहा है? अडानी प्लांट, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस
कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है। तो आपको इंग्लिश में कैसे रखना है कि आर्म एंड एम्युनिशन की पहली साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कानपुर में लग रही है और अडानी डिफेंस उसको डेवलप कर रही है। अब इससे क्या होगा कि रोजगार डेवलप होगा, नौकरियां आएंगी, ठीक है, और क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये हमारे डिफेंस कॉरिडोर की तरह एक पहल भी है कि डिफेंस कॉरिडोर को भी बूस्ट देगा। अगला करंट अफेयर, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब। तो मतलब पूरे इंडिया की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब कहाँ पे बन रही है? नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। इंपॉर्टेंट है, इंडिया की पहली है तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी एरिया में मान लो कोई ड्रोन वगैरह आ गया विदेशी और कोई जासूसी कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ये लैब बनी है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फॉरेन कोई भी उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उससे डेटा रिकवर करना है तो ये फॉरेंसिक लैब मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी एक्सपर्टीज़ के लोग होंगे और वो सारे डेटा को रिकवर कर लेंगे। अब ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी मदद करेगी, एनआईए को भी मदद करेगी, रॉ को, सीबीआई सबको मदद करेगी। तो फॉरेंसिक लैब का काम बेसिकली क्या होता है कि डेटा को रिकवर करना, और अगर कोई ड्रोन आ गया है तो उससे अगर वो डेटा चुरा के ले जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें साइबर फॉरेंसिक लैब के हाथ में होती हैं और पहली बन रही है नोएडा में, ठीक है, याद रखना, और डिजिटल टाइप की फॉरेंसिक लैब है। अगला करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट। तो देखिए छठवा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब छठवा बन क्या रहा है? प्रयागराज में। कहाँ पे बन रहा है? प्रयागराज में, याद रखना। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कहाँ पे रेल कोच रेस्टोरेंट नहीं है यूपी में, तो लखनऊ में है। देखिए लखनऊ बिल्कुल सेंटर में है, बरेली नॉर्थ की तरफ है, वाराणसी ईस्ट की तरफ है, झांसी और आगरा इधर है। तो आपने ऐसे करके यूपी का मैप बनाना और ऐसे करके मार्क कर लेना उसे, ठीक है, तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अच्छा एक बीच में था, एक वाराणसी में था और अभी प्रयागराज में भी बन रहा है, तो टोटल 6 हैं ऐसे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ नहीं है पूछ लिया जाए, एक दो नाम लिख देगा तो आपको क्लियर रहेगा अगर आपने मैप बना के पढ़ा होगा तो। अब कहते हैं कि इसमें 2 एसी कोचों में शाकाहारी भोजन को दिया जाएगा, सिर्फ ओनली शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। भोजन ये आपको याद रखना है, 56 लोग बैठ सकते हैं और 24 घंटे खुला रहेगा। इतना नहीं याद रखना, बस याद रखो कि शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और 6 डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। अब देखिए बजट, अभी हम बजट को नहीं कर रहे हैं, बजट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जितने भी बजट से रिलेटेड फैक्ट हैं घटनासार में और जो भी हैं उनको मैं एक साथ कवर करके बनाऊंगा। आगे चलते हैं तो बजट वाले पोर्शन को भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो देखिए बजट वाले पोर्शन को इग्नोर करते हुए हम आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं, एक सेकेंड, ये आ गए, हाँ, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तथ्य क्या है कि यूपी देश का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा लेबर मार्केट बन गया है, श्रम बाजार बन गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लेबर मार्केट इंडिया का कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा एमएसएमई है, ये इंपॉर्टेंट है। 96 लाख एमएसएमई है, भूलना नहीं है, मेंस में भी ये फैक्ट काम में आ जाएगा क्योंकि एमएसएमई से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। एमएसएमई को क्या बोला जाता है? साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ। साइलेंटली वो इंडिया की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, इसलिए साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। अगला, अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? यूपी का है। 65% जितना भी योगदान होता है इंडिया में मोबाइल का, 65% कहाँ से आता है? यूपी से आता है। अब इसको देख के मुझे करंट अफेयर याद आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन कर लेना कहीं, जो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट स्मार्टफोन का, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर माल जा रहा है, तो कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया का? ऑलमोस्ट 40% के आसपास करता है, तो वो है कांचीपुरम। क्या? कांचीपुरम, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट लिखिए, ये आपने लिख लिया। दूसरा फैक्ट लिखिए कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट करता है, सबसे पहला फैक्ट मैंने क्या बोला था? मोबाइल फ़ोन का, तो सिटी कौन सा हो गया? कांचीपुरम। अब मैं स्टेट पूछ रहा हूँ और टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहा हूँ, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में मोबाइल फ़ोन भी आ जाएंगे, टैबलेट भी आ जाएंगे, लैपटॉप भी आ जाएंगे, चिप भी आ जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। और दूसरा है यूपी, तीसरा है कर्नाटक। दूसरा यूपी, तीसरा कर्नाटक, ये तीनों सीक्वेंस याद रखना और दोनों क्वेश्चन याद रखना। कांचीपुरम और पहला स्टेट तमिलनाडु है, दूसरा यूपी है, तीसरा कर्नाटक है, ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना।
और देखिए अगर वीडियो आप पूरी सुनोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर ये फैक्ट आपने बीच में ही वीडियो छोड़ दी तो आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आया तो मैंने यही बताऊँगा ना। क्लियर। अब भारत का पहला फ्रीट विलेज वाराणसी में डेवलप किया जा रहा है। चलो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। टोटल कितने नगर निगम है? 18 नगर निगम है। 17 प्लस गौतम बुद्ध नगर 18 हो गया। और टोटल अगर बात की जाए सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है। अगला करंट अफेयर कि कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य, मतलब स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी एनफोर्स करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? यूपी बना है। अगला फूड बास्केट के रूप में, फूड बास्केट का मतलब सब किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, तो दूध के मामले में, शुगर केन के मामले में, चीनी के मामले में, आलू के मामले में, मैंगो के मामले में, आंवला के मामले में और एथेनॉल के प्रोडक्शन के मामले में। ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश इन सब चीज़ों में अग्रणी है, मतलब फर्स्ट है। अगला करंट अफेयर, राज्य में देश का सबसे बड़ा, मतलब अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहाँ पे है, किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में, 16,000 किलोमीटर का। और अगर मैं बात करूं कि रोड नेटवर्क 4 लाख किलोमीटर का, वो भी यूपी में है। ठीक है। ये डेटा मेंस में ज़्यादा काम में आते हैं, अगर पीटी में इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट बना के पूछ ले तो हो सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण दिया गया। तो अगर पूछ ले कि एसोचैम ने किस स्टेट को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का अवार्ड दिया है, तो उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया है। इतने सारे फैक्ट हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है ना, भूलना नहीं है। मैं अगली वीडियो में आपको इनको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, कैसे आप मैप के थ्रू इतने सारे यूपी के फैक्ट याद रख सकते हो। ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी है, स्टेट जीडीपी बोलते हैं, एसजीडीपी, इसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का और तृतीयक सेक्टर का। तो कैसे याद रखना है कि देखिए उत्तर प्रदेश में 23% प्राइमरी सेक्टर का है, 29% के आसपास द्वितीयक सेक्टर का है और 46% के आसपास तृतीयक सेक्टर का है। ये देखो, ये डेटा तो आपको याद रखना है, बट आपको इतना याद रखना है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका है तो टर्जरी सेक्टर का है। ठीक है। सेकंड नंबर पे द्वितीय और फर्स्ट पे प्राइमरी। अब इसकी एक तरीका मैंने बताया, देखिए सेकंड डिजिट देखिए 396, तो दिमाग में आप ना फीड कर लीजिए, 3 ऊपर लिखा है, 3 दूनी 6 नीचे लिखा है और 3 त्रिक 9 बीच में लिखा है। तो एटलीस्ट आपके दिमाग में सेकंड डिजिट तो याद हो गई। अगर पूछा जाए डायरेक्टली कि सेकेंडरी क्षेत्र में यूपी का एसडीजीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आपको अच्छा याद आ गया, अच्छा 9 था सेकंड डिजिट में, तो 29 आप एटलीस्ट ऑप्शन में क्लोजेस्ट ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तरीके ऐसे ही डिवाइस करते रहिए तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला करंट अफेयर, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग, उधर मैंने तिरंगा बर्फी आपसे पूछा था, तिरंगा बर्फी दिया हुआ था। ठीक है। कहाँ की थी तिरंगा बर्फी जीआई टैग, कमेंट करके बताना है आपको। अब हनुमानगढ़ी कहाँ का है, हनुमानगढ़ी के लड्डू कहाँ, अयोध्या के हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। और टोटल कितने जीआई टैग हो गए, मैंने आपको बताया था 75 हो गए हैं। यूपी सबसे फर्स्ट पे जीआई टैग के मामले में। 1999 का एक्ट है, डब्ल्यूटीओ के प्रोविजन को कंप्लाइंस करता है, इतना सारा मैंने आपको बताया था। ठीक है। और 10 साल के लिए दिया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है। डीपीआईआईटी संस्था इंडिया में रेगुलेट करती है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। इतने सारे फैक्ट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो सारे नोट डाउन करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिया गया, और यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, इसे कहीं लिख लेना, ये एग्जाम में 100% चांस है पूछी जा सकती है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को हुई। और ये बहुत बड़ा इवेंट था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को हुई, 22 जनवरी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि मूर्ति को स्थापित करना। रामलला की जो मूर्ति थी उनको स्थापित किया गया था अयोध्या टेम्पल में। ठीक है। तो 22 जनवरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही एक करंट अफेयर आपसे पूछने का मन है, आप ये बताइए कि अभी सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पे बना है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, मतलब किस कंट्री, देश के बाहर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पे बना है और उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। अब ये हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं अयोध्या के, वो बेसन के लड्डू होते हैं, देसी घी से तैयार किए जाते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है। इससे पहले तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो लड्डू दिए जाते थे उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर यहाँ तक। अगला करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी अपने किसी एग्जाम में मुझे याद है कि पूछ चुकी है। ये क्या क्वेश्चन है, संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, इसमें क्या है कि ये बेसिकली सैनिक स्कूल महिलाओं के लिए खोला गया है, केवल
लड़कियों के लिए खोला गया है। कहाँ पे? वृंदावन के मथुरा में। इतना याद रखना है। इससे क्या होगा कि लड़कियों को समान अवसर मिलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीमेल के लिए सैनिक स्कूल जिसका नाम संबित गुरुकुलम है वो कहाँ खोला गया है? तो वृंदावन मतलब मथुरा में खोला गया है। ठीक है, और पहला सैनिक स्कूल है ये, फीमेल के लिए पहला सैनिक स्कूल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली फीमेल के लिए है। अब एक चीज़ इसमें लिखी हुई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या बात की गई है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोलने हैं टोटल, और अभी तक 42 खोले जा चुके हैं। उसमें से एक क्या है? फीमेल के लिए खोला गया है, और वो कहाँ पे है? फर्स्ट वो मथुरा के वृंदावन में है, याद रखना। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर बना है। तो इसमें बात की गई है कि वाराणसी देश का पहला ऐसा सिटी बना है जिसने डिजिटल ट्विन मैप बनाया है। अब डिजिटल ट्विन मैप क्या है? जिसके थ्रू हम पूरा मतलब पूरी कंट्री की मैपिंग कर लेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कहाँ पर डैम बना हुआ है, कहाँ पे पोर्टेबल वाटर की सप्लाई है, कहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, कहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है। इस मैप के थ्रू हम सारी निगरानी कर सकते हैं। तो ये किसने बनाया है? वाराणसी ने पहला शहर बनाया है ऐसा जिसने 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाया है। तो याद रखना वाराणसी। बहुत सारे करंट अफेयर आज वाराणसी से आ गए। वाराणसी की तिरंगा बर्फी आ गई है, ठीक है, अयोध्या के लड्डू आ गए हैं। तो बहुत सारी सिटीज़ का बहुत करंट अफेयर आ गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पक्का बताऊंगा कि आपको कैसे, कि जैसे यूपी का आप ऐसे मैप बनाइए, ठीक है, मैप बनाने के बाद जो चीज़ यहाँ दी गई है उसे हाईलाइट कर लीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं ही बना के दे दूँ अगली वीडियो में, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपको बना के खुद से दे दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बना है। उत्तर प्रदेश का पहला मानव डीएनए बैंक, याद रखना, बीएचयू में बना है। बीएचयू कहाँ है? बनारस में है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अब चलो सबसे पहले बीएचयू के बारे में बात करते हैं। यूपी में है, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको 1898 में एनी बेसेंट ने इस्टाब्लिश किया था। किसने? एनी बेसेंट ने इस्टाब्लिश किया था। और किस नाम से? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम से। तो पूछा जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किसने इस्टाब्लिश किया था? एनी बेसेंट ने 1898 में। बाद में इसको किसको सौंप दिया गया था? मदन मोहन मालवीय जी को सौंप दिया गया था, और इन्होंने 1916 में इसे एज अ बीएचयू इस्टाब्लिश किया। तो पूछा जाए बीएचयू किसने इस्टाब्लिश किया था? तो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इस्टाब्लिश किया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है कि बीएचयू का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? पहला स्टोन तो लॉर्ड हार्डिंग ने। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय आपको टिक नहीं करना है, इस्टाब्लिश किया था, बट फाउंडेशन स्टोन लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था। ठीक है, अब आप इसी पे चलते हैं कि पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? बीएचयू के में पहला मानव डीएनए मतलब ह्यूमन डीएनए बैंक बनाया गया है। अब इसके बनने से क्या होगा? जो भी महामारियां मतलब जो भी डिजीज फ्यूचर में फैलेंगी उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। उनके बारे में हम आसानी से समझ पाएंगे कि कोई भी, मान लो जैसे कोविड फैला था, अगर ह्यूमन डीएनए बैंक बना होता पहले से तो हमें कोविड के बारे में जल्दी जल्दी जानकारी हो जाती कि वो किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से मतलब लोगों में कैसे कैसे शरीर के अंदर जा रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए एस्टोनिया में एक बार ह्यूमन डीएनए बैंक बना था 2000 में। अगर वहाँ पे जब 2000 में बना था तो उस वहाँ पे 20% आबादी का, मतलब एस्टोनिया की जितनी 20% पॉपुलेशन है उनके आंकड़े थे उनके पास डीएनए से रिलेटेड। इसकी वजह से क्या होता था, कोई भी मरीज जाता था वहाँ पे एस्टोनिया में के हॉस्पिटल्स में, तो उस मरीज की 20 साल की हिस्ट्री सामने आ जाती थी कि इसको पहले क्या क्या हुआ है, इसके कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री अगर हमें पता लग जाए कि, तो हम उसी तरीके से उसको मेडिसिन दे सकते हैं। अभी क्या होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, सारे टेस्ट द्वारा होते हैं, पुराने टेस्टों को कोई मान्यता ही नहीं मिलती। तो इसलिए अगर ऐसा डीएनए बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? बेसिकली कोशिकाओं का एक ऐसा डेटा बैंक है या ऐसी कुंजी है जिससे आनुवांशिक गुण स्टोर होते हैं, या कुल मिला के हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है इंसान की। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 99.9% डीएनए जो ह्यूमंस का है वो सेम होता है, बट 0.1% हर आदमी का डीएनए डिफरेंट होता है। तो अगर पूछा जाए 99.9% तो सेम है, बट 0.1% डिफरेंट होता है हर आदमी का डीएनए। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं करंट अफेयर में। यूपी के करंट अफेयर मैंने डिस्कस किए थे घटनासार से, पेज नंबर 88 से स्टार्ट है, मार्क कर लेना और अच्छे से पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो। अच्छी सीट आ रही हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।